Good morning, good afternoon and good evening to all of you. Welcome to the Chemopedia IITR channel. जैसा कि आप सब जानते हैं लास्ट लेक्चर जो हमारा था मोल कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर 6, उस लेक्चर नंबर 6 के अंदर हमने क्या क्या कवर किया था बेटा। उसके अंदर हमने सारे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को कंप्लीट किया था और बहुत डिटेलिंग उसकी की थी और उसके ऊपर हमने क्या किया थे बेटा, कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों में। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर हमारा रहने वाला है मोल कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर 7, उसके अंदर बेटा क्या क्या कवर करेंगे हम। उसके अंदर सबसे पहले हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। उसके बाद हम देखेंगे बेटा जो कंबशन रिएक्शन होती है, उस कंबशन रिएक्शन में हम ये देखेंगे कि उस रिएक्शन को हम बैलेंस कैसे करेंगे और बैलेंस करने के बाद में अगर हम किसी भी चीज का कंबशन कर रहे हो सकता है वो हाइड्रोकार्बन हो सकता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो। तो कंबशन रिएक्शन से जो डेटा हमें गिवन है कि CO2 कितना बनेगा, वाटर कितना बनेगा, इससे हमारे पास में हम हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला कैसे जनरेट कर सकते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मूला हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, इसके बारे में आज स्टडी हम करेंगे। ठीक है, आइए उसके बाद क्या देखेंगे बेटा, उसके बाद में हम देखेंगे स्टोइकियोमेट्री का एक रिएक्शन के अंदर क्या रोल होता है। क्या देखेंगे, एक स्टोइकियोमेट्री का रिएक्शन के अंदर क्या रोल होता है, किस तरीके से उसे डील किया जाता है और किस तरीके से हम प्रोडक्ट की फॉर्मेशन स्टोइकियोमेट्री के बेसिस पर करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक आज के लेक्चर के हमारे रहने वाले हैं। बहुत डिटेलिंग में पढ़ेंगे, बहुत जीरो से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक क्वेश्चन को लेकर जाएंगे। क्लियर है इतनी सी बात। आइए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला टॉपिक विच इज एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो हेडिंग लिख लीजिएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है। तो अगर मैं बात करूं एम्पिरिकल फॉर्मूले की, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला बेटा सिंपलेस्ट रेशियो होता है, दैट वाज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कंपाउंड जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते या फर्दर हम उसे क्या नहीं कर सकते बेटा, उसे वापस से हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो वो सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एटम्स इन अ कंपाउंड इज नोन एज एम्पिरिकल फॉर्मूला। बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो फॉर्मूला होता है जब एम्पिरिकल फॉर्मूला को हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल कर आएगा बेटा, हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल कर आएगा। आइए, तो मैंने कहा सबसे पहली चीज जो मैंने पढ़ी वो है हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है बेटा, सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर है इतनी सी बात। ठीक है, आइए व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, इट इज द मल्टीप्लीकेशन या फिर मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या होता है बेटा, एम्पिरिकल फॉर्मूला का मल्टीपल होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास में बेटा एग्जाम्पल है C2H6, क्या यहाँ से कुछ कॉमन आ सकता है, आ सकता है क्या, 2 कॉमन आ सकता है, 2 मैंने कॉमन निकाल लिया, कार्बन कितना बचा बेटा 1, हाइड्रोजन कितना बचा बेटा 3। तो मैंने कहा ये क्या हो गया मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला, क्योंकि अब इसको इससे डिवाइड और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि आप अगर और ज्यादा सिंप्लीफाई करने जाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा, फ्रैक्शनल आ जाएगा। तो मैंने कहा ये क्या हो गया एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये क्या हो गया बेटा मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या हो गया ये मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो बेसिक डिफरेंस समझ में आता है एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में। क्लियर है, आइए अब मैंने कहा कि अगर हम बात करें एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की, तो अल्टीमेटली सबसे पहले हमें ये देखना है कि जब भी एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे तो कंपाउंड 2 टाइप के हो सकते हैं। कितने टाइप के हो सकते हैं बेटा, कंपाउंड 2 टाइप के हो सकते हैं। एक क्या हो सकता है बेटा, हाइड्रोकार्बन, एक क्या हो सकता है बेटा, हाइड्रोकार्बन।
ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या हो सकता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज हाइड्रोकार्बन बेटा? तो हाइड्रोकार्बन की अगर बात करें तो हाइड्रोकार्बन में दो वर्ड्स आ रहे हैं, विच इज हाइड्रो एंड कार्बन। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन मीन्स कार्बन। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ क्या हो बेटा? हाइड्रोजन और कार्बन, ऐसे कंपाउंड को आप क्या कहते हो? हाइड्रोकार्बन कहते हो। क्या कहते हो बेटा? ऐसे कंपाउंड को आप हाइड्रोकार्बन कहते हो। तो फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, बट इसके साथ साथ कोई भी एक नॉन मेटल आपका क्या हो सकता है बेटा? प्रेजेंट हो सकता है। जैसे मैंने कहा कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और क्या होगा? एक कोई नॉन मेटल हो सकता है। अब ये नॉन मेटल में क्या क्या हो सकता है बेटा? ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है। क्लियर है? ये सारे के सारे एटम्स आपके हो सकते हैं। तो अलोंग विथ कार्बन एंड हाइड्रोजन अगर कोई भी नॉन मेटल प्रेजेंट होता है, दैट कंपाउंड इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर है इतनी सी बात? आइए, तो अब मैंने कहा कि जब भी हम बात करेंगे जनरल ऑर्गेनिक कंपाउंड की, अगर सिर्फ एक वर्ड कहा मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो आपके दिमाग में सिर्फ तीन ही एटम आने चाहिए, जिसमें एक है कार्बन, दूसरा है हाइड्रोजन और तीसरा क्या है बेटा? ऑक्सीजन। क्या है तीसरा? ऑक्सीजन। क्योंकि अब मैंने कह दिया कि जब भी आपको ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड वो बोलेगा जिसके अंदर नाइट्रोजन या फिर आपके पास सल्फर, क्लोरीन, कोई अदर कंपाउंड, कोई अदर एलिमेंट प्रेजेंट है ऑक्सीजन को छोड़कर, तो वो हमेशा मेंशन कर देता है आपको कि नाइट्रोजन इतना परसेंटेज है, सल्फर इतना परसेंटेज है, और फिर आपको बताना है आगे क्या कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाएगा। क्लियर है इतनी सी बात? लेकिन अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको सिर्फ क्या समझना है बेटा? तीन एटम। अगर कुछ भी एटम मेंशन नहीं है कि ये कितना परसेंटेज है, कोई नॉन मेटल का परसेंटेज गिवन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट सिर्फ किसको मानोगे आप? ऑक्सीजन को मानोगे। कार्बन को ऐड करना है, हाइड्रोजन को ऐड करना है, 100 में से माइनस कर देना है, बचा हुआ क्या हो जाएगा आपका? ऑक्सीजन। क्लियर है? तो मैंने कहा जनरल ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या क्या होता है बेटा? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्या होता है बेटा? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है। क्लियर है इतनी सी बात? चलिए आगे। आइए, अब मैंने कहा कि अगर आपको बोल दिया जाए ये कंपाउंड हाइड्रोकार्बन है, तो दिमाग में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेंशन कर दिया जाए साथ साथ में नाइट्रोजन इतना है, सल्फर इतना है, क्लोरीन इतना है, तो आप फर्दर उसकी कैलकुलेशंस करो। क्लियर है? कैसे डील करेंगे? आइए क्वेश्चन के साथ समझते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोला है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्लियर है? कंटेन 60% कार्बन। कितना है बेटा? 60% कार्बन। हाइड्रोजन कितना है बेटा? 8% हाइड्रोजन। और बाकी आपको ऑक्सीजन कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो 60 अगर ये है, 8 अगर ये है, तो आपने कहा 60 और 8 कितने हो गए बेटा? 68। ऑक्सीजन कितना बचा? 100 में से 68 को माइनस कर दो, कितना बचा? 32। तो ये ऑक्सीजन कितना हो गया बेटा? 32%। बाकी का क्या हो जाएगा आपका? ऑक्सीजन हो जाएगा। कैलकुलेट इट्स इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या कैलकुलेट करना है बेटा? इंपेरिकल फॉर्मूला। तो करना क्या है, जब इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आपको कंसिडर कर लेना है कि आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो मान लो 100 ग्राम है। कितना ग्राम है बेटा? 100 ग्राम। उसमें से 60 ग्राम कौन हो गया? कार्बन। 8 ग्राम कौन हो गया? हाइड्रोजन। और 32 ग्राम्स कौन हो गया बेटा? ऑक्सीजन हो गया। तो क्या यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन निकाले जा सकते हैं? एकदम सिंपल निकाले जा सकते हैं। तो आपने कह दिया कि अगर आप बात करें यहाँ पर मोल्स की, तो 60 डिवाइडेड बाय 12 कितना हो गया बेटा? 5। यहाँ पर हो गया मोल्स कितना? 8 डिवाइडेड बाय 1 कितने आ गए बेटा? 8। यहाँ पर हो गया 32 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का मोलर मास 16 कितना हो गया बेटा? 2। तो मैंने कहा कार्बन, हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो कितना रेशियो आया? 5:8:2। यस और नो? तो मैंने कहा क्या इससे ज्यादा सिंपल आप इसे कर सकते हैं? अगर आप करने जाएंगे इसको सिंपल तो क्या हो जाएगा बेटा? फ्रैक्शनल आ जाएगा। तो दिस इज योर इंपेरिकल फॉर्मूला। यही क्या है आपका? इंपेरिकल
फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या आ गया, C5H8O2। सिंपल है एकदम, क्या एकदम सिंपल है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्लियर है इतनी सी बात। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा। ये आपको खुद से ट्राई करना है। 7.3 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 3.6 ग्राम कार्बन, 0.7 ग्राम हाइड्रोजन, 10 ग्राम नाइट्रोजन एंड रेस्ट ऑक्सीजन। तो ये ऐड करोगे, ये ऐड करोगे, वो ऐड करोगे और किस में से माइनस कर दोगे बेटा, 7.3 में से माइनस कर दोगे। क्या आ जाएगा आपका, ऑक्सीजन आ जाएगा। सबके ग्राम्स आ चुके हैं। क्या मोल्स निकाल सकते हो, मोल्स निकालना है कैसे, उसके मोलर मास से डिवाइड करके। मोलर मास से डिवाइड करके उसके फ्रैक्शन को आपको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। क्या कर देना है बेटा, फ्रैक्शन को सॉल्व कर देना है और आपका रेशियो आ जाएगा। रेशियो से ही आपका क्या आ जाएगा बेटा, सिंप्लीफाई करके इंपेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, अपने आप से ट्राई करना है, अपने ब्रेन को ओपन रखना है। ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग करनी है और उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले यही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं कौन कौन इसको सही सॉल्व करता है, कौन कौन इसको सही सॉल्व नहीं कर पाता है और उसने क्या मिस्टेक की होगी। ठीक है, अगर आपका कुछ आंसर आता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में भी सेंड कर सकते हैं कि आपका आंसर क्या आया है, वहां पर भी आपको पता चल जाएगा कि आंसर क्या होगा। क्लियर है इतनी सी बात। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। A compound contain nitrogen and oxygen in 7:16 mass ratio. If the vapor density of the compound is 46, calculate its molecular formula. ठीक है, तो मैंने कहा एक कंपाउंड है बेटा, उस कंपाउंड में कौन कौन प्रेजेंट है, उस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्या क्या प्रेजेंट है बेटा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। मैंने कहा किस मास रेशियो में प्रेजेंट है, तो मास रेशियो आपको दे रखा है, मास रेशियो 7:16। कितना दे रखा है बेटा, 7:16 दे रखा है। तो मोल रेशियो क्या हो जाएगा, आपको पता है मोल रेशियो क्या होगा बेटा, मोल रेशियो हो जाएगा आपके पास में, इसको इसके मोलर मास से डिवाइड कर दोगे, कितना आ जाएगा बेटा, 7 डिवाइडेड बाय 14:16 डिवाइडेड बाय 16। कितना आ गया ये, 1/2:1। यस और नो। तो मैंने कहा अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये सिंप्लीफाई करके मैं इसको पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर सकती हूँ बेटा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आ गया, 1:2। तो मैंने कहा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो कंपाउंड में कितना है बेटा, 1:2। तो क्या यहाँ से मेरा फॉर्मूला ये निकल कर आया है NO2, यस और नो, हाँ या ना। अब आपको वेपर डेंसिटी मिक्सचर की गिवन है, वहां से आप क्या निकाल सकते हो बेटा, मोलर मास ऑफ द मिक्सचर निकाल सकते हो। और मोलर मास ऑफ द मिक्सचर निकालने के बाद में आपको देखना है इसका कितना टाइम्स आएगा, उसी के अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला बना दोगे। देखते हैं कैसे। तो मैंने कहा वेपर डेंसिटी कितनी दे रखी है बेटा आपको, वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल्स टू द मोलर मास ऑफ द मिक्सचर डिवाइडेड बाय 2। वेपर डेंसिटी कितनी है बेटा, 46 इंटू 2 इज इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ द मिक्सचर। यस और नो। तो मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ द इंपेरिकल फॉर्मूला। यस और नो, हाँ या ना, यही होता है। तो मैंने कहा क्या हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को डिवाइड कर देंगे इंपेरिकल फॉर्मूला से, या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, molecular formula mass is divided by empirical formula mass, empirical formula mass। यस और नो, एन की वैल्यू आ जाएगी कि कितने से मल्टीप्लाई किया है, आ जाओ। तो मैंने कहा करें फिर, मैंने कहा यहाँ पर इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना आ गया बेटा, इंपेरिकल फॉर्मूला मास आ गया आपके पास, नाइट्रोजन है 14 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 2। कितना आ गया ये, 14 प्लस 32। कितना आया बेटा ये 6, और ये कितना आ गया बेटा 4, 46। ठीक है, तो मैंने कहा अगर मैं बात करूं एन की, तो एन कितना आ गया बेटा, एन आ गया आपके पास में, फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना बेटा, 46 इंटू 2, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास 46, 46 से 46 कट गया, कितना आ गया बेटा 2। तो एन की वैल्यू कितनी है, 2। मतलब NO2 कितने से मल्टीप्लाइड है बेटा, 2 से मल्टीप्लाई है। तो मैंने कहा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको पूछा है वो क्या होता है बेटा, यही होता है। आपने कहा n की वैल्यू 2, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है बेटा, NO2, तो आपका फॉर्मूला क्या आ गया, N2O4। दिस इज योर राइट आंसर। क्लियर है, कर लोगे इस तरीके से। आइए
ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है। कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन। इट्स मोलर मास दिस इज 98.96 grams. What are its empirical and molecular formula? खुद से ट्राई करना है और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। क्लियर है इतनी सी बात? आइए अब बात करते हैं कंबशन रिएक्शन की। किसकी बात करेंगे बेटा? हेडिंग लिख लीजिए, कंबशन रिएक्शन। तो व्हाट इज कंबशन रिएक्शन? कंबशन मतलब कि किसी भी चीज को जलाना है। क्या करना है बेटा? किसी भी चीज को बर्न करना है, जलाना है इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो मैंने कहा सबसे पहली चीज व्हाट इज कंबशन रिएक्शन? बर्निंग ऑफ फ्यूल और एनीथिंग in the presence of sufficient amount of ऑक्सीजन। क्लियर है इतनी सी बात? आइए कंबशन रिएक्शन की बात करें तो जितना किसी भी चीज को जलने में जितनी उसे ऑक्सीजन चाहिए होगी वो एनवायरमेंट से क्या करेगा बेटा? उतनी ही ऑक्सीजन को गेन कर लेगा। क्लियर है? आइए तो मैंने कहा सबसे पहले रिएक्शन लिखते हैं बेटा। मैंने कहा लेट सपोज आपके पास में कोई भी फ्यूल है और उस फ्यूल को आपने बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो हमेशा क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा? CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड वो क्या करेगा? हमेशा प्रोड्यूस करेगा। और अगर कंबशन रिएक्शन की हम बात करें तो कंबशन रिएक्शन में यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं? यहाँ हम फ्यूल पढ़ने वाले हैं कि इन टर्म्स ऑफ फ्यूल, इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोकार्बन या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मैंने लिख लिया कंपाउंड रिएक्शन कर रहा है बेटा ऑक्सीजन के साथ में। क्या दे रहा है बेटा? CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड दे रहा है। यस और नो? मैंने कहा क्या ये रिएक्शन आपको पता है एंडोथर्मिक होती है या एक्सोथर्मिक? इतना तो डिफरेंस आपको पता होगा। एंडोथर्मिक को हमेशा हीट आपको सिस्टम को देनी पड़ती है, एक्सोथर्मिक में सिस्टम से हीट क्या होती है बेटा? बाहर निकलती है। तो मैंने कहा ये वाली रिएक्शन ऑलवेज कैसी होती है बेटा? एक्सोथर्मिक। कैसी होती है ऑलवेज रिएक्शन? एक्सोथर्मिक। और आपको पता है कि अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो उसका डेल्टा H हमेशा कितना होगा बेटा? नेगेटिव होगा। उसका डेल्टा H कितना होगा बेटा? नेगेटिव होगा। क्लियर है इतनी सी बात? एंथैल्पी, व्हाट इज डेल्टा H? एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होगा? एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन ऑफ कंबशन रिएक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव इन द नेचर। क्या होती है बेटा? नेगेटिव नेचर की होती है। क्लियर है इतनी सी बात? आइए तो मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपके पास में कंपाउंड दो टाइप के हो सकते हैं। एक क्या हो सकता है बेटा हमारे पास में? हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन बर्निंग। तो हाइड्रोकार्बन के अंदर हमने कहा क्या होगा बेटा? सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन। तो मैंने कहा कार्बन और हाइड्रोजन होगा तो लेट सपोज मैंने एग्जांपल ले लिया, C4H10 प्लस O2 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, CO2 प्लस पानी मैंने बना दिया। यस और नो? क्या रिएक्शन को बैलेंस कर दे बेटा? तो मैंने रिएक्शन को बैलेंस किया। बैलेंस किया तो कार्बन कितने हैं? 4। यहाँ मैंने लगा दिया 4 कार्बन। मैंने कहा हाइड्रोजन कितने हैं? 10। यहाँ पर ऑलरेडी 2 है, मैंने कितना लगा दिया? 5। 5 इंटू 2 कितने हो गए बेटा? 10 हो गए। मैंने कहा यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए बेटा? 4 इंटू 2 8। 8 और 5 कितने हो गए? 13। यहाँ पर ऑलरेडी 2 है, कितना लगा दोगे बेटा? 13/2। ये बैलेंस करनी तो आपको बहुत सिंपल वे में बैलेंस करनी है आपको, जैसे आप 10th क्लास में करते थे। ठीक है, उसी तरीके से आपको ये बैलेंस करनी है। मैंने कहा सेम ऐसे ही अगर आपको अननोन हाइड्रोकार्बन मिल जाए, क्या मिल जाए बेटा? अननोन हाइड्रोकार्बन। तो अननोन हाइड्रोकार्बन के अंदर आप क्या करेंगे? अननोन हाइड्रोकार्बन है लेट सपोज CXHY क्या है बेटा? CXHY। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर दिया, क्या बन जाएगा बेटा? CO2 प्लस H2O। यस और नो? बैलेंस करें रिएक्शन को। कार्बन कितने बेटा? X। कार्बन कितने हो गए बेटा? X। हाइड्रोजन कितने बेटा? Y। यहाँ पर ऑलरेडी 2 है, यहाँ पर भी आधा लगाया था, यहाँ पर लगा दिया आपने Y/2। यस और नो? मैंने कहा ऑक्सीजन कितने बेटा? टोटल ऑक्सीजन यहाँ पर 2 इंटू एक्स, 2x कितने हैं बेटा? 2x प्लस यहाँ ऑक्सीजन कितने बेटा? 1 इंटू Y/2, तो कितना हो गया? Y/2। यस और नो?
यहाँ पर ऑलरेडी 2 है तो इसका फिर आपको क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। आपने कर दिया इसका हाफ, तो हाफ किया तो कितना आया, 2x प्लस वाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। यस और नो? तो मैंने कहा इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बेटा, सी एक्स एच वाई प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया बेटा, x प्लस y बाय 2 को 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया, y बाय 4। कितना आ गया बेटा, y बाय 4। कितना आया, y बाय 4। क्लियर है? आइए, O2 gives x CO2 प्लस y बाय 2 H2O। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला बताना है कि हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या निकल कर आएगा। तो अल्टीमेटली अगर मुझे इस हाइड्रोकार्बन में x और y की वैल्यू पता लग जाए तो क्या मुझे हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला पता लग गया, बिल्कुल पता लग गया। तो मैंने कहा मेरा टारगेट क्या है बेटा, x और y को कैलकुलेट करना है। तो मैंने कहा व्हाट इज x, x क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ कार्बन है। तो मैंने कहा क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ कि x इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू, क्या यहाँ पर x क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 है। तो मैंने लिख लिया x इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। मैंने कहा अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 मिल जाए तो क्या आपके पास में x की वैल्यू आ गई, बिल्कुल क्या आ गई आपके पास x की वैल्यू। ये बात आपको ध्यान रखनी है बहुत अच्छे से। दूसरी बात, अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो अल्टीमेटली मुझे क्या करना है बेटा, y, व्हाट इज y, y इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, और वही किसके बराबर है बेटा, अगर मेरे को ये y बनाना है तो मेरे को इसको वाटर को क्या करना पड़ेगा, वाटर के मोल्स को ट्वाइस करना पड़ेगा, तभी तो जाके ये 2 और 2 कैंसिल होगा। तो उसी के बाद में y आएगा, तो मैंने क्या लिख दिया, ट्वाइस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पानी। यस और नो? ये आ गया, क्लियर है इतनी सी बात। आइए अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन में हम क्या लिखेंगे बेटा, ऑक्सीजन के लिए मैंने लिख लिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन in reactant is always equal to the number of moles of oxygen in product, in product। क्लियर है इतनी सी बात। यहां से आपका क्या निकल कर आ जाएगा बेटा, फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। ये भी देखेंगे कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, ठीक है। अभी सिर्फ आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है। ये तीनों बातें आपको इससे याद होनी चाहिए। आइए अब बात करते हैं कि अगर मैं बात करूं, दूसरा था हमारे पास में ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मैंने कह दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है बेटा, CXHYOZ, ऑक्सीजन भी होगा। तो मैंने कह दिया OZ प्लस O2 के प्रेजेंस में आपने रिएक्शन करवा दी, क्या बनेगा बेटा, CO2 प्लस H2O। हाँ या ना? तो बैलेंस करें रिएक्शन को, कार्बन X कार्बन X, हाइड्रोजन Y, हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा, डबल है तो Y बाय 2। ठीक है, ऑक्सीजन काउंट करें यहाँ पर, तो यहाँ पर टोटल ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 इंटू एक्स प्लस ये कितना हो गया बेटा, y बाय 2। हाँ या ना? मैंने कहा यहाँ पर आपको ऑक्सीजन बताना है, लेकिन ऑलरेडी इस कंपाउंड में ऑक्सीजन आपका Z नंबर में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर उतना ही ऑक्सीजन लगाओगे जितना इसको माइनस करके बचा होगा। मान लो यहाँ पर 15 ऑक्सीजन होते, ऑलरेडी 2 यहाँ पर होते, तो आपको इसको 13 ही तो बैलेंस करना है, तो 13/2 लगा देते आप। बिल्कुल वैसे ही आपको करना है। क्या कर लिया मैंने, 2x प्लस वाई बाय 2 माइनस क्या कर दिया मैंने, Z। अब यहाँ ऑलरेडी 2 है तो मैंने क्या कर दिया, इसको हाफ कर दिया। तो इसको हाफ करेंगे तो हाफ कर दिया मैंने, कितना आ गया, 2x डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया बेटा, x प्लस y बाय 2 डिवाइडेड बाय y बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया बेटा, y बाय 4 माइनस z बाय 2। ये आपकी हो गई रिएक्शन बैलेंस। यहां से भी कुछ चीजें लिख लें। तो मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपके पास यहां पर भी क्या हो गया बेटा, x इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। मैंने कहा y क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्वाइस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पानी। ऑक्सीजन तो क्या है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में सेम होगा। क्लियर है इतनी सी बात? ये बात क्लियर है आपको?
बस आपको क्या करना है, आपको रिएक्शन को ठीक तरीके से बैलेंस करना और आपको कुछ भी नहीं करना है। और इन स्टेटमेंट्स को यूज करके आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या करना है बेटा, डेराइव करना है। आइए क्वेश्चन से समझते हैं कैसे डेराइव करेंगे आप, कैसे उसको अप्लाई करेंगे। देखिए 3 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कितना ग्राम है बेटा, 3 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है ये, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से दिमाग में क्या आता है, लिख लो का कॉपी में, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आइए, व्हेन बर्न्ड इन एक्सेस ऑफ एयर गिव्स 4.4 ग्राम ऑफ CO2, 1.8 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला। करें कैलकुलेट। तो मैंने कहा सबसे पहले 3 ग्राम कंपाउंड है, इस 3 ग्राम में हमारे पास में सबसे पहले मैंने कह दिया फॉर्मूला मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का हो गया CXHYOZ प्लस O2 gives XCO2 plus Y/2H2O। यहाँ पर कितना आया था बेटा, X प्लस Y/4 माइनस Z/2। क्या यही आया था आपका? आइए, तो अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं, ये CO2 कितना दे रहा है बेटा, 4.4 ग्राम। कितना दे रहा है, 4.4 ग्राम। पानी कितना दे रहा है बेटा, 1.8 ग्राम पानी दे रहा है। हाँ या ना? क्या मैं यहाँ पर CO2 के मोल्स निकाल सकती हूँ? तो मैंने कहा X इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, X इज द मोल्स ऑफ कार्बन, और वही किसके बराबर है बेटा, मोल्स ऑफ CO2 के बराबर। और मोल्स ऑफ CO2 कितना है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास लगा दोगे। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास लगाओगे तो क्या आएगा बेटा आपका, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास लगाते ही आपका क्या आ जाएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वेट कितना है बेटा, 4.4 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है बेटा, 44 आता है। कितना आ गया ये, 0.1 मोल। क्लियर है इतनी सी बात? आइए, मैंने कहा व्हाट इज y, y इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू द ट्वाइस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पानी। अभी आपने पढ़ा, तो ट्वाइस इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पानी कितना हो गया बेटा, 1.8 डिवाइडेड बाय 18 कितना आ गया ये, 0.1। कितना आ गया ये, 0.2 मोल। यस और नो, हाँ या ना? तो यहाँ से 0.1 मोल में कार्बन कितना है, ऑक्सीजन कितना है और हाइड्रोजन कितना है, ये हम निकाल लें। तो ये कार्बन का मोल है, तो मैंने कह दिया कि वेट ऑफ कार्बन कितना आ गया बेटा, 0.1 इंटू इसका मोलर मास कितना आ गया ये, 1.2 ग्राम। कितना आ गया बेटा, 1.2 ग्राम। मैंने कहा वेट ऑफ हाइड्रोजन निकालें, कैसे आएगा, मोल्स इंटू मोलर मास। मोल्स इतने हैं बेटा, मोलर मास कितना, 1, कितना आ गया, 0.2 ग्राम। कितना ग्राम कंपाउंड था, 3 ग्राम। तो कार्बन उसमें इतना है, हाइड्रोजन इतना है, तो बचा हुआ क्या होगा आपका, ऑक्सीजन होगा। तो मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कितना है बेटा, 3 ग्राम है। उसके अंदर वेट ऑफ कार्बन भी है, वेट ऑफ हाइड्रोजन भी है और वेट ऑफ ऑक्सीजन भी है। वेट ऑफ कार्बन तो कितना आ गया आपका, 1.2 प्लस वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना आ गया, 0.2 प्लस बाकी बचा हुआ क्या होगा, वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना आ गया ये, 1.4 प्लस WO। तो WO किसके इक्वल आ गया बेटा, 3 माइनस 1.4 कितना आ गया ये, 1.6 ग्राम। यस और नो? तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए बेटा, तो मैंने कहा Z इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। कितना आ गया, 1.6 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल्स टू 0.1 मोल। क्लियर है? तो मैंने कहा सबसे पहले अगर मैं बात करूं कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन की, तो कार्बन कितना बेटा, 0.1, हाइड्रोजन कितना, 0.2 और ऑक्सीजन कितना, 0.1। क्या इसको फ्रैक्शन हटाने के लिए मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये फ्रैक्शन रिमूव हो जाएगा। कितना आ गया, 1:2:1। फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, CH2O। क्या फॉर्मूला बन गया, CH2O। क्लियर है इतनी सी बात, ये बात क्लियर है सबको? चले आगे, आइए। आइए, अब बात करते हैं जरा हम स्टोइकियोमेट्री के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा, स्टोइकियोमेट्री के बारे में। क्लियर है इतनी सी बात? आइए, तो स्टोइकियोमेट्री की अगर हम बात करें तो स्टोइकियोमेट्री के अंदर आपके पास में क्या बोला हुआ है, हेडिंग लिख लीजिएगा बेटा, स्टोइकियोमेट्री। किससे डिनोट करोगे बेटा, गैमा से। किससे डिनोट करोगे आप, गैमा से। ठीक है, तो मैंने कहा व्हाट इज स्टोइकियोमेट्री, लेट सपोज एग्जांपल है बेटा,
ये रिएक्शन है आपके पास, ठीक है। जिसके सामने कुछ नहीं लिखा तो कितना लिखा है बेटा, 1। तो ये जो 1 है, ये जो 3 है और ये जो 2 है, ये सब क्या है बेटा, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये क्या है बेटा, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्लियर है। ये क्या बताता है आपको कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर नाइट्रोजन कितना हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और कितना अमोनिया आपको दे रहा है, इसके बारे में आपको बताता है, ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर मैं यहाँ पर बात करूं, मान लो 1 मिनट के अंदर N2 का 1 मोल यूज होता है, तो उसी टाइम पर H2 का कितना यूज हो जाता है बेटा, 3। और उसी टाइम पर अमोनिया का कितना बन जाता है, 2। दिस इज नोन एज स्टोइकियोमेट्री। इसका क्या मतलब होता है बेटा, स्टोइकियोमेट्री। क्लियर है इतनी सी बात। चलिए आगे चलते हैं। तो अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं, किसी भी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स भी होते हैं बेटा, और क्या होते हैं उसमें, प्रोडक्ट्स भी होते हैं। मैंने कहा लेफ्ट हैंड साइड वाले सब क्या होते हैं, एरो के लेफ्ट हैंड साइड वाले सब क्या होते हैं बेटा, रिएक्टेंट होते हैं। एरो के राइट साइड वाले सब क्या होते हैं बेटा, प्रोडक्ट होते हैं। क्लियर है। मैंने कहा कि जब भी हम बात करेंगे रिएक्टेंट्स की, तो रिएक्टेंट्स के अंदर कुछ रिएजेंट्स होंगे। तो मैंने कहा जब भी उसके अंदर रिएजेंट है, तो उसके अंदर कितने टाइप के रिएजेंट होते हैं बेटा, 2 टाइप के रिएजेंट होते हैं। कितने टाइप के रिएजेंट होते हैं उसके अंदर, 2 टाइप के रिएजेंट होते हैं। एक होता है बेटा लिमिटिंग रिएजेंट, एक क्या होता है आपका, लिमिटिंग रिएजेंट, और एक क्या होता है बेटा, एक्सेस रिएजेंट। एक क्या होता है बेटा, एक्सेस रिएजेंट। क्लियर है। मैंने कहा लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट है जो रिएक्शन में बीच में ही खत्म हो जाता है, मतलब 100% क्या हो जाता है, वो रिएक्शन में कंज्यूम हो जाता है। और एक्सेस रिएजेंट रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद में कुछ ना कुछ क्या रह जाता है बेटा, रिमेन रह जाता है, उसे आप एक्सेस रिएजेंट कहते हो। तो मैंने कहा कि अगर लिमिटिंग रिएजेंट की मैं बात करूं, तो लेट सपोज मेरे पास में एग्जांपल है बेटा, बिल्कुल ये ऐसा ही एग्जांपल है। लेट सपोज कि आप मेस में खाना खाने जाते हैं, और रेगुलर जब आप हर दिन का आपका डाइट है, मेस में खाना खाने का दोपहर का डाइट है आपका, 10 रोटी खाते हैं आप और 5 बाउल क्या खाते हैं बेटा, सब्जी खाते हैं, ठीक है। तो एक बाउल के साथ में कितनी रोटी खाई आपने, 2 रोटियां खाई, हाँ या ना। मैंने कहा किसी दिन मैंने आपकी क्लास क्या ले ली, लंबी ले ली। अगर मैं क्लास थोड़ी सी एक्सटेंड कर दूंगी, तो आप लेट हो जाएंगे मेस जाने में। आप लेट हो गए मेस जाने में, और जब आप लेट हो गए मेस जाने में, तो क्या होगा बेटा, खाना एग्जॉस्ट हो जाएगा, खत्म होने लगेगा। खाना खत्म होने लगेगा, तो मेस बंद ही होने वाला था, तभी आप क्या हुए, मेस में पहुंचे। तो उस टाइम पर अगर आप मेस में पहुंचे, तो आपने देखा वहां पर 10 रोटियां बची हुई है, लेकिन सब्जी कितनी बची है बेटा, सिर्फ और सिर्फ 2 बाउल ही बची है। तो आप एक बाउल के साथ में कितनी रोटी खाते हैं बेटा, 2। तो 2 बाउल के साथ में कितनी रोटी खा सकते हैं, मैक्सिमम 4 रोटी खा सकते हैं। अभी भी आपकी रोटियां बची हुई है 6 रोटी, हाँ या ना। तो मैंने कहा क्या रोटी आप वैसे ही खा सकते हो बिना सब्जी के, नहीं खा सकते, यस और नो। तो मैंने कहा जब आपने ये कहा कि सब्जी और रोटी आपने खाई, तो सब्जी क्या हुई बेटा, पहले ही खत्म हो गई, तो उसे आप क्या कहोगे, लिमिटिंग। क्या रोटी बच गई है आपके खाना खाने के बाद, तो उसे आप क्या कहोगे, एक्सेस रिएजेंट कहोगे। क्लियर है। मैंने कहा खाना कब तक खाया आपने, जब तक सब्जी थी आपके पास। तो रिएक्शन भी तब तक चलती है जब तक उस रिएक्शन के अंदर लिमिटिंग रिएजेंट होता है। जब तक चलती है जब तक उसके अंदर क्या होगा बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। क्लियर है। जिस टाइम पर लिमिटिंग रिएजेंट खत्म, उसी टाइम पर रिएक्शन बिकम स्टॉप। रिएक्शन क्या हो जाती है बेटा, स्टॉप हो जाती है। जैसे मान लो मेरे पास में एग्जांपल है बेटा, ये रिएक्शन थी, मैंने कहा ये मान लो मेरा लिमिटिंग है। तो N2 अगर खत्म हो गया, तो क्या कभी भी अमोनिया बन सकता है, अमोनिया बनने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, नाइट्रोजन कहाँ से मिल रहा है आपको, N2 से मिल रहा है। N2 ही खत्म हो गया, क्या अमोनिया बन सकता है बेटा, नहीं बन सकता। तो मैंने कहा अगर मैं लिमिटिंग रिएजेंट की बात करूं, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है बेटा, 100% कंज्यूम हो जाएगा रिएक्शन में। क्या हो जाएगा बेटा, 100% कंज्यूम हो जाएगा। क्या ये 100% कंज्यूम होगा, डू नॉट कंज्यूम, 100% ये नहीं होगा, लेस देन 100% कंज्यूम होगा। ठीक है। क्या ये रिएक्शन होने के बाद में कुछ भी रिमेन रहेगा, नेवर रिमेन इन द रिएक्शन। क्या ये रिमेन रहेगा बेटा, रिमेन इन द रिएक्शन, इन द रिएक्शन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन।
क्लियर है? आइए, अब मैंने कहा कि अगर मैंने बात किया यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट की, तो क्या प्रोडक्ट की फॉर्मेशन लिमिटिंग रिएजेंट पर ही डिपेंड कर रही है? बिल्कुल डिपेंड कर रही है। हमेशा रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग डील होती है बेटा? लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग। ऑलवेज रिएक्शन डील्स अकॉर्डिंग टू दी लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, मैंने कहा अगर लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग डील हो रही है, तो मैंने ये भी कह दिया कि अगर मैं बात करूं लिमिटिंग रिएजेंट की, तो क्या लिमिटिंग रिएजेंट पर ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन डिपेंड करता है? बिल्कुल, प्रोडक्ट फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन दी प्रोडक्ट फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन दी लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर है इतनी सी बात? चलें आगे, आइए। तो इसको निकालने का तरीका क्या है? तो इसको निकालने का तरीका बेटा ये है कि आपको क्या करना है, लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए आपको जो गिवन मोल्स है उसको डिवाइड कर देना उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। किससे डिवाइड कर दोगे बेटा? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। ठीक है, ये वैल्यू जिसके लिए भी लेस आएगी, कम आएगी, वही आपका क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट होगा। क्लियर है? चलिए आगे कैसे डील करोगे, आइए। मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल है बेटा CaCO3, सॉलिड से आप जा रहे हो CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। ठीक है, क्या यहाँ पर आपके पास में रिएक्टेंट के अंदर दो स्पीशीज हैं? नहीं है, तो क्या कोई कंपटीशन होगा? जब तक रिएक्शन में CaCO3 है तब तक वो रिएक्शन होगी, हाँ या ना? तो उस रिएक्शन में CaCO3 ही लिमिटिंग है, CaCO3 ही क्या है बेटा? एक्सिस। तो लिमिटिंग कब काउंट करते हो? जब रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट में एटलीस्ट कितनी स्पीशीज हो बेटा? दो स्पीशीज हो। तो मैंने कहा कब काउंट करोगे? ऑलवेज कैलकुलेट व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट प्रेजेंट। क्लियर है? आइए, क्या यहाँ पर नीड है? नहीं है, नो नीड ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेशन। नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा, लेट सपोज एग्जांपल है आपके पास P4 सॉलिड प्लस O2 गैस, इससे जा रहे हो आप P4O10। ठीक है, तो मैंने कहा क्या यहाँ पर रिएक्टेंट में दो स्पीशीज है? तो क्या लिमिटिंग रिएजेंट निकालने की जरूरत है? लिमिटिंग रिएजेंट आप निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलें आगे। अब कैसे निकालेंगे, आइए। तो मैंने कहा सबसे पहले आपके पास एग्जांपल है बेटा, लेट सपोज N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2 अमोनिया गैस। ठीक है, मैंने कहा टाइम 0 पर बेटा ये भी 5 मोल दे रखा है और ये भी कितना दे रखा है आपको? 5 मोल। ये कुछ नहीं है, तो मैंने कहा लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है। लिमिटिंग रिएजेंट निकालोगे तो क्या करोगे? मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री इसकी बेटा 1, कितना आ गया? 5। ये कितना है बेटा? 5 डिवाइडेड बाय इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी? 3, कितना आ गया? 1.66। छोटा कौन है दोनों में से? ये, तो ये क्या हो गया मेरा बेटा? LR हो गया। जैसे ही आपने LR निकाल दिया, LR की कैलकुलेशन को आपको कट कर देना। अगर आप कट नहीं करोगे तो थोड़ी देर बाद में इसको मोल समझने लगोगे, इसलिए आपको क्या कर देना है? उसको कट कर देना है। ठीक है, आइए। अब मैंने कहा जब भी आप बात करेंगे LR की, तो इसको तीन तरीके से आप डील कर सकते हैं। तो मैंने कहा किस तरीके से बेटा? इन टर्म्स ऑफ मोल्स, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम और इन टर्म्स ऑफ वेट। क्लियर है? ये दोनों तरीके क्या है बेटा? सेम है, सेम तरीके से आप करेंगे, बट वेट को आप अलग तरीके से डील करेंगे। इन दोनों में आपको पता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, तो जैसे N डील होगा वैसे ही क्या होगा आपका? V भी डील होगा। ठीक है, तो कैसे डील करना है? लेट सपोज सबसे पहले मैं क्या कर ले रही हूँ बेटा? इन टर्म्स ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास में एग्जाम्पल है N2 गैस प्लस 3H2 गैस, इससे जा रहे हो आप 2 अमोनिया गैस में। ठीक है, अब मैंने कहा कि अगर आप बात करें यहाँ पर टाइम 0 के ऊपर, ये मान लो आपके पास 2 मोल्स था, ये भी आपके पास 2 मोल्स था, ये कुछ नहीं था। LR निकालने की जरूरत है, दो रिएक्टेंट है, जरूरत है
2 डिवाइडेड बाय 1 कितना हो गया बेटा 2, 2 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो गया बेटा 0.66, यही होगा। छोटा कौन है ये, तो ये क्या हो गया बेटा मेरा LR हो गया। LR निकालते ही आपको इसको क्या कर देना है बेटा, कट कर देना है। ठीक है, आपने इसको कट कर दिया। अब रिएक्शन हमेशा किसके अकॉर्डिंग चलती है, LR के अकॉर्डिंग। तो एरो हमेशा कहां से लेकर जाना है आपको, LR से लेकर जाना है, चाहे वो LR N2 हो, चाहे वो LR कौन हो, H2 हो। तो मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं सबसे पहले LR कैलकुलेशन के बाद में हम देखते हैं स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री आपको ये कह रहा है कि इसके 3 मोल से इसके कितने मोल बन रहे हैं बेटा, 2 मोल, और इसका कितना कंज्यूम हो रहा है बेटा, 1 मोल इसका कंज्यूम हो रहा है। कितना मोल कंज्यूम हो रहा है इसका, 1 मोल कंज्यूम हो रहा है। मैंने कहा दोनों LR के 1 मोल से आपको डाटा निकालना है, तो इसके 1 मोल से ये कितना होगा, 3 हटाना पड़ेगा। 3 या मल्टीप्लाई में तो वहां पर 3 क्या हो जाएगा, जाके डिवाइड हो जाएगा। मैंने कहा इसके 1 मोल से ये कितना फॉर्म हो रहा है बेटा, 2/3 मोल फॉर्म हो रहा है। ये कितना कंज्यूम हो रहा है, 1/3 मोल इसका क्या हो रहा है बेटा, कंज्यूम हो रहा है। क्लियर है। मैंने कितने दे रखे हैं आपको, 2 मोल। LR हमेशा खत्म होता है तो LR के सारे मोल्स खत्म हो जाएंगे। तो मैंने कहा इनिशियली मैंने आपको 2 मोल दे रखा है, तो 2 मोल से क्या हो जाएगा बेटा, 2 मोल से ये कितना बनेगा, 1 से इतना बन रहा है तो 2 से कितना बनेगा, डबल। 2/3 इंटू 2 मोल इसके क्या होंगे बेटा, फॉर्म होंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा, कितने कंज्यूम हो जाएंगे, 1/3 इंटू 2 मोल इसके क्या हो गए बेटा, कंज्यूम हो गए। क्लियर है। आइए, अब मैंने कहा T 100% के ऊपर रिएक्शन में क्या बचेगा बेटा, रिएक्शन के अंदर बीकर में क्या क्या बचेगा। तो मैंने कहा क्या क्या बचेगा, तो रिएक्टेंट के लिए हमेशा क्या करना है, इनिशियल माइनस फाइनल, और प्रोडक्ट के लिए हमेशा क्या करना है, इनिशियल प्लस फाइनल। क्योंकि प्रोडक्ट हमेशा फॉर्म होता है, रिएक्टेंट हमेशा क्या होता रहता है बेटा, खत्म होता रहता है। तो मैंने कहा कि 100% पर क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट के लिए इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल कितना था बेटा इसका, 2 माइनस 2/3 मोल, कितना आ गया ये, 4/3 मोल इसका रिमेन है रिएक्शन में, इतना रिमेनिंग है। ठीक है, इनिशियल कितना था बेटा, 2 माइनस 2 कितना हो गया बेटा, 0 रिमेनिंग। इसका कितना था, 0 प्लस 4/3 मोल क्या हो गया, इसका फॉर्म हो गया। क्लियर है इतनी सी बात। आइए, अब मैंने कहा लेट सपोज आपके पास में बेटा एग्जाम्पल है N2 गैस प्लस 3H2 गैस, इससे जा रहे हो आप 2 अमोनिया गैस में। ठीक है, मैंने कहा टाइम 0 के ऊपर बेटा ये आपको दे रखा है लेट सपोज 5 लीटर, ये आपको दे रखा है 5 लीटर, ये कुछ भी नहीं है। तो LR निकालेंगे आप, मैंने आपको अभी बताया है कि अगर आपके पास में वॉल्यूम और मोल्स हमेशा सेम तरीके से डील होते हैं, तो मैंने कहा क्या हो जाएगा बेटा, 5 डिवाइडेड बाय 1 कितना हो गया, 5, 5 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो गया बेटा, ये 1.66, यही आएगा LR यहाँ पर भी। तो मैंने कहा LR निकालते इसको क्या कर देना, आपको कट कर देना है। फिर क्या होता है LR के बाद में स्टेप बेटा, स्टोइकियोमेट्री, खुद से भी करते जाना है, मैं करवा रही हूँ साथ साथ खुद से भी करते जाना है। स्टोइकियोमेट्री क्या कह रही है बेटा, इसके 1 लीटर से इसके 3 लीटर और इसके 2 लीटर, इसके 3 लीटर कंज्यूम होंगे तब इसका 2 बनेगा और इसका 1 खत्म होगा। तो इसके 1 लीटर से बेटा ये कितना बन जाएगा, 2/3 लीटर इसका फॉर्म हो गया। ये कितना कंज्यूम हो गया, 1/3 लीटर इसका क्या हो गया, कंज्यूम हो गया। ठीक है, मैंने कहा दिया कितना था आपको, 5 लीटर, तो 5 का पूरा आप निकालोगे। ठीक है, तो 5 लीटर के साथ क्या हो जाएगा, ये हो गया आपके पास 2/3 इंटू 5 लीटर फॉर्म, और ये कितना हो गया बेटा, 5/3 लीटर इसका कंज्यूम हो गया। क्लियर है। आइए, अब मैंने कहा फाइनल T 100% पर क्या करोगे, रिएक्टेंट माइनस फाइनल, रिएक्टेंट के लिए क्या करोगे, इनिशियल माइनस फाइनल, प्रोडक्ट के लिए क्या करोगे बेटा, इनिशियल प्लस फाइनल। तो इनिशियल माइनस फाइनल, 5 माइनस 5/3 कितना हो गया, ये 10/3 लीटर रिमेनिंग है बीकर में। ठीक है, ये 5 माइनस 5 कितना हो गया बेटा, 0 रिमेनिंग, पूरा खत्म हो गया। क्योंकि LR था तो LR तो हमेशा खत्म हो ही जाता है। ये 0 प्लस 10/3 लीटर इसका क्या हो गया बेटा, फॉर्म हो गया। क्लियर है इतनी सी बात, कर लोगे, वॉल्यूम और मोल्स कर लोगे। आइए,
अब बात करते हैं, जब हम बात करेंगे वेट की, तो वेट में कैसे डील करना है बेटा? थर्ड है इन टर्म्स ऑफ वेट। इन टर्म्स ऑफ वेट, वेट की टर्म्स में अगर हम बात करें तो वेट की टर्म्स में आपको कैसे डील करना है? वेट की टर्म्स में तब आप डील करिएगा, मेरा सजेशन है, कर तो आप कहीं पर भी सकते हैं, लेकिन वेट में डील तब करिएगा जब आपको एलआर निकालने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि अगर आपने एलआर निकालने की जरूरत पड़ेगी तो उस टाइम पर आपको दो स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएंगे जब आपको वेट कैलकुलेट करना होगा। तो पहले मोल्स निकालने पड़ेंगे, मोल्स निकाल के फिर आप क्या निकालोगे? एलआर निकालोगे। ठीक है, आइए मैं आपको सिखा देती हूँ। आइए मेरे पास एग्जाम्पल है बेटा, N2 गैस प्लस 3H2 गैस, सेम एग्जाम्पल उठाया मैंने, दो अमोनिया गैस। मैंने कहा टाइम जीरो पर बेटा ये दे रखा है आपको 10 ग्राम, ये दे रखा है आपको 10 ग्राम, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैंने कहा पहले आपको एलआर निकालना पड़ेगा क्योंकि दो स्पीशीज है। एलआर निकालने के लिए आप पहले क्या करोगे बेटा? मोल्स निकालना पड़ेगा। तो आपने मोल्स निकाला, तो मोल्स निकालने के लिए आपने क्या किया? सबको इसके मोलर मास से डिवाइड कर दिया। 10 डिवाइडेड बाय कितना आ गया? ये 14 इंटू 2 कितना हो गया बेटा? 28। ये कितना आ गया? 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया? ये 5 मोल। यस और नो? मैंने कहा एलआर निकाले, एलआर निकालने के लिए ये क्या हो गया? 10 डिवाइडेड बाय 28 डिवाइडेड बाय इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और ये आ गया आपका 5 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 1.66। हाँ या ना? ये तो बहुत छोटा आएगा इससे, तो एलआर कौन आ गया बेटा? ये आ गया। ठीक है, इसको आपने कर दिया कट। अब क्या करना है? आपका एलआर आ गया है ये, स्टोइकियोमेट्री देखोगे, यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री अलग तरीके से देखी जाती है। स्टोइकियोमेट्री कितनी है बेटा? यहाँ पर 1, तो लिखना है 1 मल्टीप्लाई बाय N2 का मोलर मास कितना है बेटा? 28, लिख देना है 28 ग्राम। इसके इतने वेट से ये कितना यूज हो रहा है बेटा? इसकी स्टोइकियोमेट्री 3, H2 का मोलर मास कितना बेटा? 2, कितना ग्राम यूज हो रहा है? 6 ग्राम। इसका कितना बन रहा है बेटा? स्टोइकियोमेट्री 2, अमोनिया का मोलर मास कितना? 17 ग्राम। ठीक है, मैंने कहा इसके 1 ग्राम से निकाल ले, तो मैंने कहा 1 ग्राम से कितना आ जाएगा बेटा? आइए, 1 ग्राम से कितना आएगा? 28 हटाना पड़ेगा, 28 क्या है यहाँ पर? मल्टीप्लाई में, वहां जाके क्या हो जाएगा बेटा? डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने कहा इसके 1 ग्राम से ये कितना कंज्यूम होगा? 6/28 ग्राम। और ये कितना बनेगा बेटा? ये बन गया 34/28 ग्राम। क्लियर है? आइए, तो मैंने कहा दे कितना रखा था इसका? आपको इनिशियली 10 ग्राम दे रखा था, तो इसके 10 ग्राम से क्या होगा बेटा? 10 ग्राम से ये कितना हो जाएगा कंज्यूम? 6/28 इंटू 10, और ये कितना हो जाएगा बेटा? 34/28 इंटू 10। क्लियर है? आइए 100% पे निकालें, तो 100% पे आपको पता है क्या होता है बेटा? रिएक्टेंट के लिए इनिशियल माइनस फाइनल, प्रोडक्ट के लिए क्या होता है बेटा? इनिशियल प्लस फाइनल। यस और नो? तो मैंने कहा इनिशियली कितना था इसलिए 10 था, 10 माइनस 10 कितना आया? 0। ये कितना था बेटा? 10 माइनस 6, 60/28। ये इतना रिमेनिंग है वेट में, ये रिमेनिंग है। क्लियर है? आइए प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा बेटा? 0 प्लस 340/28 फॉर्म है। क्लियर है इतनी सी बात? ये बात क्लियर है सबको? वेट में कर लोगे डील, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि जब भी आपको वेट में डील करना है तो वेट में उस केस में डील कीजिएगा जब आपके पास में रिएक्टेंट में सिर्फ एक ही स्पीशीज हो, रिएक्टेंट में दो स्पीशीज आपके पास प्रेजेंट ना हो। अगर रिएक्टेंट में दो स्पीशीज प्रेजेंट नहीं होगी तो उस टाइम पर आपके पास में वही एलआर है, वही आपका क्या है? एक्सेस रिएजेंट भी है। क्लियर है इतनी सी बात? ठीक है, वरना आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मोल्स निकालने के लिए फर्दर क्या करना पड़ेगा? एक स्टेप और एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ। अब मैंने कहा क्वेश्चंस देखते हैं जरा इसके ऊपर। देखिए, कैलकुलेट द मास ऑफ P4O10। क्या है बेटा? कैलकुलेट द मास ऑफ P4O10 obtained when 1.24 ग्राम ऑफ P4 reacts with the 1.92 ग्राम ऑफ O2। तो रिएक्शन हमने बना ली, P4 प्लस O2 से क्या बन गया बेटा? P4O10। P4 कितना है बेटा? टाइम जीरो पर दे रखा है 1.24
ग्राम। ठीक है, O2 कितना दे रखा है बेटा? 1.92 ग्राम दे रखा है। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है। यस और नो? अब मैंने कहा कि अगर आपको बोला हुआ है कि आपको बताना है ये कितना फॉर्म होगा, क्या बताना आपको? ये कितना फॉर्म होगा। क्लियर है? करे क्वेश्चन, आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा? एलआर निकालना पड़ेगा। एलआर निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? पहले मोल्स निकालना पड़ेगा। पहले चेक कर लो क्या रिएक्शन बैलेंस है? बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है, रिएक्शन अब बैलेंस हो चुकी है। मैंने कहा मोल्स निकाले तो 1.24 डिवाइडेड बाय P4। P4 का मॉलिक्यूलर मास मोलर मास कितना आएगा बेटा? 31 इंटू 4। ये कितना आएगा? 124 ही आता है। ठीक है, कितना आ गया? 0.01 मोल। क्लियर है? यहाँ पर 1.92 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का मोलर मास बेटा 32। यस और नो? क्लियर है? आइए अब मैंने कहा ये कितना आता है बेटा? शायद ये 5 से जाएगा, नहीं ये 6 से ट्राई करिए आप। हाँ 6 से जा रहा है। ठीक है, तो कितना आ गया? 0.06 मोल। तो एलआर निकाले। एलआर निकालने के लिए मैंने क्या कर दिया बेटा? 0.01 डिवाइडेड बाय 1 कितना आया? 0.01। ये कितना आया? 0.06 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ गया? 0.012। तो छोटा कौन है ये? एलआर कौन आ गया आपका? ये काट दो इसको। ठीक है, आपने कहा स्टोइक्योमेट्री एलआर के बाद में, तो इसके एक मोल से बेटा आपको सिर्फ ये बताना है तो आप डायरेक्ट यही लिख लो, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको। O2 ये कितना बनता है? 1 मोल बनता है। तो इसका कितना मोल था इनिशियली बेटा? इसके कितना वेट कितना था इसका? तो हमने कहा वेट में डील करें इसको। तो वेट में डील करेंगे तो डायरेक्ट स्टोइक्योमेट्री को वेट में ही डील कर लो। कैसे आएगा आपका स्टोइक्योमेट्री? कितनी है बेटा? 1। P4 का मास कितना है? 124। इतने से ये कितना बनता है बेटा? P4O10 124 प्लस 160 कितना आ गया? 482 284। 1 इंटू 284 ग्राम इसका फॉर्म हो गया। क्लियर है? मैंने कहा तो इसका 1 ग्राम से ये कितना बनेगा बेटा? 1 ग्राम से ये बन जाएगा 284 डिवाइडेड बाय 124। यस और नो? इसका कितना दे रखा है आपको? 1.24 ग्राम दे रखा है। इतने से कितना बन जाएगा बेटा? 284 डिवाइडेड बाय 124 इंटू 1.24। यस और नो? तो मैंने कह दिया कि इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.01। ये आ गया आपके पास में 2.84 ग्राम। आपको मास ही पूछा था P4O10 का, आपने निकाल लिया। ऐसे निकालना बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, कुछ भी नहीं होता इन क्वेश्चंस में। ठीक है, बस समझने की देरी है। आइए, in a reaction, this what will be the number of moles of product formed starting from 2 moles of A, this moles of B and this moles of C. Reaction लिख लेते हैं 4A plus 2B plus 3C। इससे क्या बन रहा है बेटा? A4 B2 C3 बन रहा है। ठीक है, मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं 4A की, तो A कितना है बेटा? ए के मोल्स कहां से स्टार्ट हुए हैं? 2 मोल से। टाइम 0 पर ये कितना था बेटा? 2 मोल था। ठीक है, बी कितना था बेटा? 1.2 मोल। और सी कितना था बेटा? 1.44 मोल। ये कुछ नहीं, पहले एलआर निकालना पड़ेगा। एलआर मैंने निकाल लिया। एलआर निकालने के लिए क्या करोगे बेटा? मोल्स अपॉन स्टोइक्योमेट्री। तो मोल्स अपॉन स्टोइक्योमेट्री में 2 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया? 0.5। ये कितना आया बेटा? 1.2 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया? 0.6। 1.44 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ गया बेटा? 0 पॉइंट, ये आ गया आपका 12 1 4 2 6 0.446। सबसे छोटा कौन है बेटा? 0.4 है। ये क्या हो गया आपका? एलआर। काट दो इसको एलआर आते ही। ठीक है, आपको बताना प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा। चलिए स्टोइक्योमेट्री पर। तो स्टोइक्योमेट्री आपको क्या कहती है? इसके 3 मोल से ये कितना फॉर्म हो रहा है बेटा? 1 मोल। कितना फॉर्म हो रहा है बेटा? 1 मोल फॉर्म हो रहा है। तो मैंने कहा इसके 1 मोल से ये कितना फॉर्म होगा बेटा? 1/3 मोल ये फॉर्म होगा। इसके कितने मोल्स दे रखे हैं आपको? 1.44 मोल। तो ये कितना मोल फॉर्म हो जाएगा? 1/3 इंटू 1.44 मोल। क्लियर है इतनी सी बात? ये बात क्लियर है सबको? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है व्हाट मास ऑफ CO2 गैस विल बी ऑब्टेन्ड बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ 570 ग्राम ऑफ
ऑक्टेन। सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है बेटा, ऑक्टेन का फॉर्मूला। ऑक्टेन क्या है बेटा, एन है, मतलब क्या है ये, एल्केन है। 10th क्लास में आपने पढ़ा है एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। तो ऑक्टेन है तो एन की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 8। आपने लिख लिया C8H2 × 8 + 2, कितना हो गया बेटा, C8H, ये 16 और 2 कितने हो गए बेटा, 18, C8H18। तो मैंने कहा ऑक्टेन है, इसको मैंने क्या किया है बेटा, कंबस्ट किया है। C8H18 को मैंने कंबस्ट किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और क्या मिलेगा आपको, CO2 और वाटर। रिएक्शन को बैलेंस कर दे, कार्बन 8 कार्बन 8, हाइड्रोजन 18 है, यहाँ पर कितने हो जाएंगे बेटा, 9 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने हो गए बेटा, यहाँ पर 16 + 9, कितने हो गए, 16 और 9 25, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे बेटा, 25/2। क्लियर है इतनी सी बात। आइए, कितना हमारे पास में ऑक्टेन था, 570 ग्राम था, तो मैंने कहा ये कितना था बेटा, 570 ग्राम था, टाइम 0 क्यूब। पहले क्या निकाले हम, इसके मोल्स निकाल लें, या फिर आप चाहें तो इसको डायरेक्ट उसमें भी डील कर सकते हैं, वेट में भी, ठीक है। आइए, तो मैंने कहा सबसे पहले इसका मोलर मास निकालना पड़ेगा C8H18 का, तो मैंने कहा 12 × 8 + 18, कितना आ गया ये, 96 + 18, ये आ गया आपका 8 और 6 14, 10 और 1 11, 114। तो ये आ गया आपके पास में। स्टोइक्योमेट्री निकालते हैं। स्टोइक्योमेट्री कितनी हो गई बेटा, 1 × 114 ग्राम से कितना बन रहा है आपका CO2, 8 × 44 ग्राम। तो 1 ग्राम से कितना बन जाएगा बेटा, 8 × 44/114। मैंने कहा 570 ग्राम से तो कितना बन जाएगा, 570 ग्राम से बन जाएगा 8 × 44/114 × 570। यही होगा। मोल्स पूछे हैं या फिर आपको वेट पूछा है, मास पूछा है CO2 का, तो मास आपका निकल गया। ये रहा आपका आंसर, आप इसे सॉल्व करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। When 100 gram of ethylene polymerizes entirely to polythene, the weight of polythene formed as per the equation this, कितना फॉर्म होगा। तो मैंने कहा सबसे पहले ये क्या है बेटा, इथाइलिन, ये क्या है आपका, पॉलीथीन, मतलब इथेन मॉलिक्यूल n नंबर्स में आपके साथ में लीनियर चेन के अंदर क्या है, बाइंड हो रखे हैं, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, आपको ये निकालना है कि ये जो पॉलिथीन हमारा बन रहा है वो कितना बनेगा। 4 ऑप्शंस आपको गिवन है, और आपको बोला है कि इथाइलिन पॉलीमराइज हो रहा है 100 ग्राम। तो रिएक्शन से हमने कहा N × C2H4 गिव्स CH2CH2N, यही है। मैंने कहा ये कितना है बेटा, 100 ग्राम लिया था, ये कितना लिया था बेटा, 100 ग्राम लिया था। ये आपको बताना है कितना फॉर्म होगा। वेट में डील कर ले डायरेक्ट, क्योंकि वेट ही पूछा है हमें। तो वेट में हमने कह दिया LR निकालने की रिक्वायरमेंट है, नहीं है, एक ही स्पीशीज है, यही LR, यही एक्सेस रिएजेंट। तो मैंने कहा सबसे पहले अगर हम बात करें स्टोइक्योमेट्री की, इसकी स्टोइक्योमेट्री बेटा N × इसका मोलर मास C2 कितना हो गया, 12 × 2 24, 24 + 4 कितना हो गया बेटा, 28। तो ये हो गया 28। इससे ये कितना मिल रहा है बेटा, ये हो गया आपका 28 × N, हाँ या ना, इतना ही मिल रहा है। इसकी स्टोइक्योमेट्री कितनी हो गई बेटा, 1, ठीक है। तो मैंने कहा इसके 1 ग्राम से कितना मिल जाएगा आपको, 28N डिवाइडेड बाय 28N। तो 100 ग्राम से कितना मिलेगा आपको, 28N डिवाइडेड बाय 28N × 100। इससे ये कट गया, कितना आ गया बेटा आंसर, 100 ग्राम। बताइए क्या टफनेस थी इसमें, और ये जेई का क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन है बेटा, जेई का क्वेश्चन है। आइए, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस इवॉल्व एट 1 atm एंड 273 केल्विन ऑन हीटिंग दिस ग्राम ऑफ MgCO3। तो मैंने कहा MgCO3 को मैंने हीट कर दिया, इसको हीट करेंगे तो ये क्या करेगा बेटा, थर्मल डिकम्पोजिशन। और थर्मल डिकम्पोजिशन करके 10th क्लास में भी आपने ये इक्वेशन पढ़ी है, क्या बनता है, MgO सॉलिड प्लस CO2 गैस आपका बनता है। क्लियर है। आइए, आपको बोला है कि CO2 का कितना वॉल्यूम रिलीज होगा, किस पर, एसटीपी के ऊपर, कब, जब आपके पास में ये कितना बर्न करें हम, 16.8 ग्राम इसको बर्न करें, उस टाइम पर आपको बताना है। तो पहले डील कर ले हम किसमें, वेट में डील कर ले, फिर मोल्स निकाल के वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देंगे।
तो मैंने कहा MgCO3 का पहले क्या निकालेंगे हम, मोलर मास। तो कितना आएगा, Mg का होता है बेटा 24, कार्बन होता है 12 प्लस ऑक्सीजन हो गया आपका 48। 8 2 10, 10 और 4 कितने हो गए 14, 4 2 6 7 और 1 8, 84 ग्राम्स। तो मैंने कहा स्टोइकियोमेट्री क्या कह रही है, 1 इंटू, पहले चेक कर लो रिएक्शन बैलेंस है, बैलेंस है। तो आपने कहा 1 इंटू 84 ग्राम से CO2 कितना मिल रहा है बेटा, 44 ग्राम। तो इसके 1 ग्राम से CO2 कितना मिलेगा, 44/84 ग्राम। कितना था इसका, 16.8 ग्राम। तो 16.8 ग्राम से कितना मिलेगा बेटा, 44/84 इंटू 16.8 ग्राम। यस और नो। आइए, अब मैंने कहा क्या वेट आ गया है, मोल्स निकाल सकते हैं हम CO2 के, निकाल सकते हैं। मोल्स का फॉर्मूला लगा देंगे वेट वाला, वेट बाय मोलर मास। कितना है बेटा, 44/84 इंटू 16.8 डिवाइडेड बाय 44 इसका मोलर मास। 44 से 44 कैंसिल, कितना आ गया बेटा, 16.8 डिवाइडेड बाय 84, यही आएगा। ये आ गए आपके मोल्स। आपको वॉल्यूम पूछा है एसटीपी पर, तो फॉर्मूला क्या लगा दोगे, मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 22.4 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एन इंटू 22.4। एन कितना है, 16.8 डिवाइडेड बाय 84 इंटू 22.4। ये आ गए आपके, क्या आ गया बेटा, वॉल्यूम। आइए, 12 ग्राम ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल gives 14.8 gram of its nitride atomic weight of metal is। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है बेटा, एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होता है। आपको पता है ग्रुप नंबर 1 का नाम क्या है बेटा, अल्कलाइन मेटल। सेकंड ग्रुप का नाम क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, तो इसका मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो मेटल तो कौन सा है, अल्कलाइन अर्थ मेटल, मतलब ग्रुप नंबर 2 का है। तो वो हो सकता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। मैंने कहा कौन सा होगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल। सबसे पहले मैंने लिख लिया अल्कलाइन अर्थ मेटल। कौन है बेटा, ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2 का मैंने मेटल मान लिया M। ठीक है, मुझे नहीं पता, मैंने M मान लिया। गिव्स दिस ग्राम ऑफ नाइट्राइड एटॉमिक वेट आपको बताना है। अब नाइट्राइड क्या होता है बेटा, तो नाइट्राइड का फॉर्मूला होता है आपके पास में, थर्ड चैप्टर में भी सीखेंगे हम। अभी आपको देखना है कि नाइट्राइड का फॉर्मूला क्या होता है, N-3। तो सबसे पहले मुझे मेटल नाइट्राइड का फॉर्मूला बताना पड़ेगा। ग्रुप नंबर 2 है, तो ग्रुप नंबर 2 की वैलेंसी कितनी होती है, ग्रुप नंबर 2 की वैलेंसी हो गई आपकी +2, या फिर आप बोल सकते हो वैलेंसी कितनी हो गई आपकी, 2 हो गई। क्यों, क्योंकि ग्रुप नंबर 2 में वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो आपने कह दिया वैलेंसी कितनी हो गई इसकी, +2। आपने कहा मेटल है, वैलेंसी है +2, नाइट्राइड है -3, वैलेंसी है 3। ठीक है, तो मैंने कहा क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, फॉर्मूला क्या आ गया आपके पास में, M3N2। क्या आ गया बेटा फॉर्मूला, M3N2। यस और नो। तो आपने मेटल को रिएक्शन करवाया, मेटल था कोई, उस मेटल की रिएक्शन करवाई N2 गैस के साथ, और क्या बना दिया, M3N2 आपने बना दिया। क्या रिएक्शन बैलेंस है, बिल्कुल भी नहीं, रिएक्शन बैलेंस नहीं है। क्या अब बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। आपके पास में डाटा गिवन है कि कितना ग्राम दे रहा है, ये 12 ग्राम अल्कलाइन अर्थ मेटल आपका 14.8 ग्राम नाइट्राइड इसका दे रहा है। ठीक है, तो ये कितना है, 12 ग्राम लिया है आपने, और इससे ये कितना मिल रहा है बेटा, 14.8 ग्राम आपको मिल रहा है। यस और नो। तो मैंने कहा सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, तो सबसे पहले हमने कहा मोल स्टोइकियोमेट्री की अगर मैं बात करूं, तो इसके 3 मोल से ये कितना मिल रहा है बेटा आपको, 1 मोल मिल रहा है, हाँ या ना, यस और नो। तो मैंने कहा कि अगर मैं वेट की टर्म्स में डील करूं, तो वेट की टर्म्स में हम कैसे डील कर सकते हैं, तो ये स्टोइकियोमेट्री, इसका मोलर मास मैंने मान लिया M मोलर मास है। इतने से ये कितना मिल रहा है मुझे, 1 इंटू इसका मोलर मास कितना, 3M, प्लस नाइट्रोजन का कितना बेटा, 14, 2 नाइट्रोजन है तो कितना हो जाएगा, 28। तो इसके 1 ग्राम से कितना मिलेगा मुझे, 3M प्लस 28 डिवाइडेड बाय 3M। यस और नो, हाँ या ना। तो 12 ग्राम से कितना मिल जाएगा बेटा, 12 ग्राम से आपका मिल जाएगा 3M प्लस 28 डिवाइडेड बाय 3M इंटू 12।
और इसी से मुझे ये कितना मिल रहा है 14.8। तो क्या मैं इसको 14.8 के इक्वल रख सकती हूँ? बिल्कुल रख सकती हूँ। 3m प्लस 28 डिवाइडेड बाय 3m इंटू 12 इज इक्वल्स टू 14.8। यहां से आपकी m की वैल्यू आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके। आपको बस यही करना है, m की वैल्यू निकालनी है। m की वैल्यू निकाल कर आपको ये बताना है कि वो m की वैल्यू, वो जो मोलर मास है वो किस एटम का है, ठीक है। वो जिस भी एटम का मोलर मास होगा, एटम क्या होगा आपका, मेटल क्या होगा, वही वाला मेटल होगा। मान लो 40 आ जाता है आपका आंसर, तो कौन सा मेटल हो गया एम बेटा? कैल्शियम हो गया। कौन हो गया? कैल्शियम हो गया। क्लियर है इतनी सी बात? आइए, ठीक है। तो ये था आपके पास में आज के लेक्चर के अंदर हमने इंक्लूड किया बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, जिसमें से सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक था बेटा इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक था बेटा हमारे पास में, दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक था बेटा हमारे पास में कंबशन रिएक्शन, उसको किस तरीके से बैलेंस किया जाता है और उसी के बेसिस पर किस तरीके से फॉर्मूला जनरेट किया जाता है हाइड्रोकार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड का। थर्ड टॉपिक था स्टोइकियोमेट्री। नेक्स्ट क्लास में जो हम टॉपिक लेकर आने वाले हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जेई और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा, परसेंटेज यील्ड एंड परसेंटेज प्योरिटी। जेई का तो फेवरेट टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का, परसेंटेज यील्ड एंड परसेंटेज प्योरिटी। तो इस टॉपिक को हम जीरो से स्टार्ट करेंगे और हीरो तक लेकर जाएंगे। एकदम एडवांस लेवल में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। क्लियर है? अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इससे ही हमें मोटिवेशन मिलती है, यही हमारा मोटिवेशन है बेटा। तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।